गुड मॉर्निंग क्लास 11th। अब आपके सामने शरणागत पाठ के अंतिम अध्याय उसको भाग को स्पष्ट करने जा रही हूँ। आपने देखा कि एक छोटी जात का व्यक्ति काफ़ी किराया लेकर के रज्जब को और उसकी पत्नी को ललितपुर पहुँचाने के लिए तैयार हुआ। बुखार इत्यादि के कारण चलने में जब असमर्थ थी पत्नी, रुकना घंटे आधे घंटे रुकना पड़ा। और जब रज्जब ने गाड़ी तेज चलाने के लिए कहा तो गाड़ीवान ने बोला कि दिन भर आपने यही लगा दिया और इतने किराए से काम नहीं चलेगा, अपना रुपया वापस लो। जिस पर कि रज्जब ने कहा कि आफत सभी के ऊपर आती है, मनुष्य मनुष्य को सहारा देता है। आज आपने देखा है मनुष्य के अंदर से जो मानवता, मनुष्य में और पशु में यदि अंतर है तो मनुष्य के अंदर मानवता है, लेकिन आज उसके अंदर से मानवता, दया, करुणा सब खत्म हो गई है। सिर्फ पैसे के पीछे और एक अंधी दौड़ में दौड़ता चला जा रहा है। जिस पर उन्होंने कहा कि मनुष्य मनुष्य को, यानी मनुष्य को कोई दिक्कत होती है तो उसको जानवर नहीं, जब यद्यपि जानवर को यदि कोई दिक्कत होती है तो उसके झुंड के सभी इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। कसाई को दया पर व्याख्यान देते, व्याख्यान माने भाषण। गाड़ीवान को हंसी आ गई क्योंकि भाई तुम कसाई और कसाई हो के तुम ये दया और मनुष्य मनुष्य की बात कर रहे हो। उसको टस से मस न होता देखकर, टस से अर्थात थोड़ा भी हिलते हुए न देख करके रज्जब ने और पैसे दिए क्योंकि भाई अब मजबूरी थी और गाड़ी हाँकी। 5-6 मील चलने के बाद संध्या हो गई यानी शाम हो गई। गांव कोई पास में न था। रज्जब की गाड़ी धीरे धीरे चली जा रही। उसकी पत्नी बुखार में बेहोश सी थी। रज्जब ने अपनी कमर टटोली क्योंकि वह उसकी मेहनत की कमाई, उसने कमर में ही तो जो पैजामा पहना था उसके नाड़े में ही तो उसने दबाया हुआ था पैसा, जिसको कि मोट मोट कह रहे हैं, तो उसने उसे टटोली। रकम सुरक्षित बंधी पड़ी थी। रज्जब को स्मरण हो आया कि पत्नी की बुखार के कारण आंटी का कुछ बोझ कम कर देना पड़ा है। आंटी का कुछ बोझ कम कर देना अर्थात कुछ रुपए खर्च हो गए हैं। और स्मरण हो आया गाड़ीवान का वह एक खट जिसके कारण उसको, क्योंकि गाड़ीवान का एक खट था ना, कितने पैसे पे नहीं चलेगा, अपना वापस ले लो, तो जो उसका एक खट था जिसके कारण उसे कुछ पैसे व्यर्थ ही देने पड़े। उसे गाड़ीवान पर क्रोध था, परंतु उसको प्रकट करने की उसके मन में इच्छा न थी, अर्थात वो प्रकट नहीं कर सकता था। इसलिए बातचीत करके रास्ता काटने की कामना से वार्तालाप, क्योंकि भाई बातचीत में एकदम सुनसान रहेगा तब तो वो और रास्ता लंबा लगेगा, जिसके कारण और फिर डर भी लगेगा, जिसलिए वार्तालाप आरंभ किया। गांव तो यहाँ से दूर मिलेगा, बहुत दूर, वहीं ठहरेंगे। किसके यहाँ? किसी के यहाँ भी नहीं, पेड़ के नीचे, कल सवेरे ललितपुर चलेंगे। गाड़ीवान ने कहा किसी के यहाँ नहीं, यही गाड़ी में ही रुके रहेंगे और कल सवेरे ललितपुर चलेंगे। कल का फिर पैसा मांग उठना, क्योंकि भाई तुमने तो ललितपुर तक का तय किया हुआ है, लेकिन अब तुम कल मुझे पहुँचाओगे। तो रज्जब ने कहा तो कल का फिर पैसा मांग उठना। कैसे मांग उठूँगा? किराया ले चुका हूँ, अब फिर कैसे मांगूँगा? जैसे आज गाँव में हट करके मांगे थे। बेटा ललितपुर होता तो, क्योंकि भाई कसाई है, गुस्सा भी है, पुरुष है, जिसका कितनी देर बर्दाश्त कर सकता है, जिसके कारण उसने कहा बेटा ललितपुर होता तो बदला। क्या बदला देते? क्या सेतमेत गाड़ी में बैठना चाहते हो, अर्थात मुफ्त में बैठना? सेतमेत यानी मुफ्त में बैठना चाहते हो? क्या रुपए देकर भी सेतमेत का बैठना कहता है, अर्थात रुपए मैंने दिया और तुम कह रहे हो कि मुफ्त में? आखिर व्यक्ति कितनी देर तक, आग की जो ज्वाला है उस ज्वाला को कितनी देर तक शांत किया जा सकता है? जानता है मेरा नाम रज्जब है, अगर बीच में गड़बड़ करेगा तो छुरी से काट कर कहीं फेंक दूंगा और गाड़ी लेकर ललितपुर चल दूंगा। अर्थात अब उसकी जो पराकाष्ठा थी वो समाप्त हो गई संयम की, जिसके कारण उसने कहा कि बेटा अब यदि तुमने बीच में कहीं भी दिक्कत की तो मैं तुम्हें काट के फेंक दूंगा और गाड़ी लेके चल दूंगा। रज्जब क्रोध को प्रकट नहीं करना चाहता था, परंतु शायद अकारण ही वह भली भांत प्रकट हो गया। यह आपको क्वेश्चन के लिए आ सकता है, परंतु शायद अकारण ही,
तो अकारण क्या क्या परिस्थितियां हुई जिसके कारण कि वह क्रोध प्रकट हो गया, और क्यों नहीं प्रकट करना चाहता था, तो उसमें जो रज्जब की मजबूरियां हैं उनके आधार पर करिएगा। और क्यों अकारण प्रकट हो गया, किस किस तरह की जो बातें हुई हैं इन पॉइंट्स के आधार पर, क्यों, क्योंकि एक छोटी जात का और किसी तरह काफ़ी किराया लेके और फिर इस तरह की जो बातें हुई हैं उनके आधार पे आपको पॉइंट्स बन जाएंगे। गाड़ीवान ने इधर उधर देखा, अंधेरा हो गया था, चारों ओर सुनसान था, आसपास झाड़ी खड़ी थी, अर्थात जो लंबी लंबी घासें रहती हैं उन लंबी घासों का झाड़ी की तरह वह खड़ी थी। ऐसा जान पड़ता था कहीं से कोई अब निकला और अब निकला, क्योंकि मन में डर समाया ही हुआ था। उसने कहा ही था कि यदि तुमने अगर फिर से किया तो मैं यहीं कहीं तुम्हें काट के फेंक दूंगा और गाड़ी लेके चल लूँगा। और झाड़ियों के पास से वो जाड़े का समय भी है, जिसके कारण जो साए साए की आवाज़ आ रही है, जिसके कारण वह गाड़ीवान कह रहा है कल लग रहा था कभी कोई इधर से निकला कभी कोई उधर से निकला। रज्जब की बात सुनकर उसकी हड्डी हड्डी कांप गई, अर्थात अंदर से जो सिहर जाना, डर जाना, उसको उन्होंने कहा हड्डी हड्डी कांप। ऐसा जान पड़ा मानो पसलियों को ठंडी छुरी छू रही, पसलियों को ठंडी छुरी छुरी, अर्थात उस तरह की अनुभूति होने लगी कि न जाने कब कसाई मुझे मार दे। गाड़ीवान चुपचाप बैलों को हाँकने लगा। उसने सोचा गांव के आते ही गाड़ी छोड़कर नीचे खड़ा हो जाऊंगा और हल्ला गुल्ला करके गांव वालों की मदद से अपना पीछा रज्जब से छुड़वाऊंगा, अर्थात जैसे ही कोई गांव पड़ेगा मैं तुरंत गाड़ी से उतर करके चिल्लाऊंगा, और जब गांव वाले आएंगे तो इसके ऊपर अनेक प्रकार की शिकायतें, ब्लेम इत्यादि लगा करके इससे मैं अपना पीछा छुड़ाऊंगा। रुपए पैसे भले ही वापस कर दूंगा, परंतु और आगे न जाऊंगा, कहीं सचमुच मार्ग में मार्ग न डाले। अर्थात अब आगे नहीं जाएंगे, बल्कि ये जो भी कहेगा वो उसे पैसे रुपए जो इसने दिया है सब उसे वापस कर देंगे, बस इसको गाड़ी से किसी तरह उतार दो। गाड़ी थोड़ी दूर और चली होगी कि बैल ठिठक कर खड़े हो गए। ठिठक कर अर्थात एकाएक रुक गए। रज्जब सामने न देख रहा था, इसे जा कड़क कर गाड़ीवान से बोला, सो गया क्या? अर्थात वह कहीं इधर उधर देख रहा होगा। जब बैल ठिठक गए तो उसने पूछा तुरंत, सो गए क्या? अधिक कड़क के साथ सामने रास्ते पर खड़ी हुई एक टुकड़ी में से किसी के कठोर कंठ से निकला, खबरदार जो आगे बढ़ा। अधिक कड़क के साथ अर्थात अधिक गंभीर आवाज़ के साथ सामने रास्ते पर खड़ी हुई एक टुकड़ी, टुकड़ी होती है 3-4 व्यक्तियों का जो समूह होता है उसे टुकड़ी कहा जाता है। टुकड़ी में से किसी ने कठोर स्वर से निकला, खबरदार जो आगे बढ़ा। रज्जब ने सामने देखा कि 4-5 आदमी बड़े बड़े लठ बांधकर न जाने कहाँ से आ गए, अर्थात उन्हीं झाड़ियों में जो छिपे हुए थे वो 4-5 आदमी लठ लेके अर्थात बड़े बड़े डंडे लेकर आ गए हैं। उनमें से तुरंत ही एक ने बैलों की जुआरों पर एक लठ पटका। बैलों की जुआरें, जो 2 बैल हैं, दोनों बैलों को जोड़ने के लिए जो लकड़ी का पटरा लगा हुआ है उसे जुआर कहते हैं, उन पे पटका और 2 दाएं बाएं आकर रज्जब पर आक्रमण करने के लिए, क्योंकि बैलगाड़ी थी तो उस बैलगाड़ी पर दोनों 2 तरफ से आकर के दाएं बाएं से आकर के तैयार हो गए। गाड़ीवान गाड़ी छोड़कर नीचे जा खड़ा हुआ, बोला, मालिक मैं तो गाड़ीवान हूँ, मुझसे कोई सरोकार नहीं, अर्थात मेरा इस व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है, मैं तो गाड़ीवान हूँ। यहाँ कौन है? एक ने गरज कर पूछा, अर्थात जो दाएं और बाएं आए हुए थे उनमें से एक ने गरज कर पूछा, यहाँ कौन है? गाड़ीवान की घिघी बन गई, कोई उत्तर न दे सका। घिघी हुआ अर्थात कुछ बोलने में असमर्थ हुआ और उत्तर न दे सका। रज्जब ने कमर की गांठ को एक हाथ से संभालते हुए बहुत ही विनम्र स्वर में कहा, कमर की गांठ को क्यों? क्योंकि वह उसकी मेहनत की कमाई थी, इसलिए उसने उसे संभालते हुए नम्र स्वर में कहा। संभालना यानी बाहर नहीं निकाला, वहीं मोट में ही अंदर रखा हुआ है, लेकिन ये देख रहा है ना कि वह सुरक्षित है कि नहीं, और वह पता तो नहीं इनको चल रहा है, इसलिए उसे कहा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ,
मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी औरत गाड़ी में बीमार पड़ी है, मुझे जाने दीजिए। क्या क्या कहा? 3 देखिए पॉइंट्स। पहला कह दीजिएगा विनम्र स्वर में कहा क्या? मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी औरत गाड़ी में बीमार पड़ी है, मुझे जाने दीजिए। उन लोगों में से एक ने रज्जब के सिर पर लाठी उबारी, अर्थात दाएं और बाएं से जो आए हैं उनमें से एक ने तो पूछा, और दूसरे जब रज्जब जवाब दे रहा है तो तुरंत दूसरे ने उसके सिर पर एक लाठी उबारी यानी मारी। गाड़ीवान खिसकना चाहता था कि दूसरे ने उसको पकड़ लिया। अब उसका मुंह खुला, बोला महाराज मुझको छोड़ दो, मैं तो किराए पर गाड़ी लिए जा रहा हूँ, गांठ में खाने के लिए 3-4 आने पैसे ही हैं। 3-4 आने अर्थात हमारे यहाँ पहले आने से होता था और 6 पैसे का 1 आना माना जाता था, जिसके कारण उसने कहा 3-4 आने बस मेरे पास हैं और मैं तो गाड़ी किराए पर लेके जा रहा हूँ। और यह कौन है बतला? उन लोगों में से एक ने पूछा। गाड़ीवान ने तुरंत उत्तर दिया, ललितपुर का एक कसाई। किसने उत्तर दिया? गाड़ीवान ने उत्तर दिया, ललितपुर का एक कसाई। रज्जब के सिर पर जो लाठी उबारी गई थी वह वहीं रह गई। रज्जब के सिर पर जो लाठी उबारने वाला व्यक्ति, अब आपको धीरे धीरे आभास हो रहा होगा कि उस टुकड़ी में वह कौन आदमी है। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसने कहा था ललितपुर कसाई, क्यों? क्योंकि जब वह उनके घर आया था तब उन्होंने पूछ भी लिया था कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा काम क्या है, और उन्हें मालूम भी था कि उसे ललितपुर जाना है, जिसके कारण उसने जैसे ही कहा कि ललितपुर का एक कसाई, तो जिसने लाठी उबारी थी दाएं और बाएं में से एक ने जिसने लाठी उबारी थी वह वहीं रह गई। लाठी वाले के मुंह से निकला, तुम कसाई हो? सच बताओ। हाँ महाराज, रज्जब ने सहसा उत्तर दिया। क्यों? क्योंकि ये जो टुकड़ी है ये लोग सब लोग मुंह बांधे हुए हैं, जिसके कारण कि किसी को कुछ पता भी नहीं चल रहा है, जिसके कारण रज्जब ने कहा हाँ महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मुझको मत सताओ, मेरी औरत बहुत बीमार है। अभी देखिए ऊपर भी उसने ये बात कहा था, अब फिर बात यही कह दिया कि मैं बहुत गरीब हूँ और हाथ जोड़ता हूँ, मुझको मत सताओ, मेरी औरत बहुत बीमार है। औरत जोर से कराही। लाठी वाले उस आदमी ने अपने साथी से कान में कहा, इसका नाम रज्जब है, छोड़ो चलो यहाँ से। देखिए रज्जब ने अपना नाम नहीं लिया, उसने भी ललितपुर का एक कसाई ही कहा। ये ज़रूर कहा कि हाँ मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी औरत बीमार है, हाथ जोड़ता हूँ, मुझको मत सताओ। तो आप जो शरणागत पाठ है उसका यदि शीर्षक आएगा तो उसमें आप ये पॉइंट्स डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब उसने दूसरे अपने साथी से कान में कहा कि इसका नाम रज्जब है, छोड़ो चलो। उसने न माना, बोला इसका खोपड़ा चकनाचूर करो दाऊ जी, यदि वैसे ना माने तो। अर्थात यदि ये सीधे साधे मान जाए तब तो ठीक है, नहीं तो इसके खोपड़े को चकनाचूर करो, असाई कसाई हम कुछ नहीं, छोड़ना ही पड़ेगा। उसने कहा इस पर हाथ न पसारेंगे और न पैसा छुएंगे। अभी तक देखिए उसने कहा नहीं है। क्यों? क्योंकि इस चीज़ को वह लुके अपने यहाँ रखा जरूर था, लेकिन वह समाज का जो एक अव्यक्त लोकमत था उसके हृदय में डर समाया हुआ था, जिसके कारण उसने इस बात को कहा नहीं, बल्कि उसने कह दिया कि न तो इस पर हाथ पसारेंगे न पैसा छुएंगे। दूसरा बोला, क्या कसाई होने के डर से दाऊ जी आज तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए? बुद्धि पर पत्थर पड़ना अर्थात कुछ भी समझ में ना आना, मैं देखता हूँ। और वह तुरंत लाठी लेकर गाड़ी पर चढ़ गया। लाठी का एक सिरा रज्जब के छाती में अड़ाकर उसने तुरंत रुपया पैसा निकाल कर रख देने का हुक्म दिया। नीचे खड़े हुए उस आदमी ने जरा तीव्र स्वर में कहा, नीचे उतर आओ, उससे मत बोलो, उसकी औरत बीमार है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ नारी पूजनीय है,
जिसके कारण अब वह ये बात तो नहीं बता रहा है कि मैंने इसको शरण दिया है, अब उसने उन लोगों को उतारने के लिए कह दिया कि उसकी औरत बीमार है। और हमारे यहाँ कहा भी गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिसके कारण कि नारी वो स्त्री उसकी बीमार है इसलिए छोड़कर उतर जाओ। हो मेरी बला से, अर्थात हो बीमार है तो हो, मुझे क्या करना है। गाड़ी में चढ़े हुए लठैत ने उत्तर दिया, और मैं कसाईयों की दवा। और उसने रज्जब को फिर धमकी दी। नीचे खड़े हुए उस व्यक्ति ने कहा, खबरदार जो उसे छुआ। यही हमारी संस्कृति है कि व्यक्ति कितना भी अपनी बात को छिपाना चाह रहा है, लेकिन यदि परिस्थितियों की व्यवस्था होगी तो उन्हें प्रकट ही कर देगा। अब ठाकुर अपने को रोक नहीं पाया। उसने पहले कहा कसाई का पैसा नहीं छुएंगे, फिर औरत बीमार है तब भी नहीं वो लोग माने। तो जब वह फिर से वो बोला कि मैं कसाईयों की दवा हूँ, तब उसने कहा खबरदार खबरदार जो उसे छुआ नीचे उतरो, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर चूर किए देता हूँ। वह मेरी शरण आया था। अब आप शीर्षक में ये लाइन डाल सकते हैं, वह मेरी शरण आया था। गाड़ीवान लठे झक सी मार कर, क्योंकि भाई वह मुखिया ही जब इस तरह की बात कर रहा है तो वह हार मानकर उतर आया। नीचे वाले व्यक्ति ने कहा, सब लोग अपने घर जाओ, राहगीरों को तंग मत करो। फिर गाड़ीवान से बोला, क्यों देख कहते ना, जब जागो तभी सवेरा। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, जिसके कारण उन्होंने कहा कि सब लोग अपने अपने घर जाओ, और अब से राहगीरों को, राहगीर यानी पथिक जो रास्ते पे चलने वाले हैं, उनको तंग मत करो। जा रे हाँक ले जा गाड़ी, ठिकाने तक पहुंचाना तब लौटना, नहीं तो अपनी खैर मत समझ। क्यों? क्योंकि वो अभी तो इसी समाज का ठाकुर भी व्यक्ति है। उसे मालूम है कि हर व्यक्ति अवसर का फ़ायदा उठाना चाहता है, जिसके कारण यह गाड़ीवान भी उठा रहा होगा, जिसके कारण उसने कहा कि ले जा करके इनको ठिकाने अर्थात इनके घर तक पहुंचाओ। और तुम दोनों में से किसी ने कभी इस बात की चर्चा कहीं की तो खाक कर दो। किस बात की? अर्थात मैंने इसे शरण दिया था, इस बात की चर्चा यदि किसी के सामने की तो मैं आ गया। गाड़ीवान गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। उन लोगों में से जिस आदमी ने गाड़ी पर चढ़कर रज्जब के सिर पर लाठी तानी थी, उसने क्षुब्ध स्वर में कहा, दाऊ जी आगे से कभी आपके साथ ना आऊँगा। अर्थात ना जाने आप किसको शरण दिए, कब आपका मन बदल जाए। अगर आपने शरण भी दिया है तो क्या हुआ, अगर मुझे मिल रहा है पैसा तो मुझे लेना चाहिए, इसके कारण अब आगे से मैं आपके साथ ना आऊँगा। दाऊ जी ने कहा, ना ना, मैं अकेले ही बहुत कर गुजरता हूँ, अकेले ही बहुत कर गुजरता हूँ। अर्थात मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं आराम से सब कुछ कर सकता हूँ, परंतु बुंदेला शरणागत के साथ घात नहीं करता। घात माने धोखा। बुंदेला जाति का नाम है, यानी ठाकुर जाति के लोग। शरणागत जो उसके शरण में आ गया है, उसके वह कभी भी घात अर्थात धोखा नहीं देते। इस बात को गांठ बांध, अर्थात ये चीज़ निश्चित तुम कर लो कि मैं कभी भी, जो बुंदेला व्यक्ति होगा अर्थात जो शरणागत है, हमारी जो संस्कृति है वह शरणा संस्कृति, हमें कभी भी शरण में आए हुए की रक्षा करना हमारा दायित्व बनता है, उसको हम नकार नहीं सकते। आपका हाफ ईयरली का कोर्स यहाँ तक कंप्लीट